मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 8 देखा था। उस पाठ का नाम था सच्चा सपूत। इस पाठ को हमने पढ़ा था। प्रस्तुत पाठ में हमें ये बताया गया था कि केवल गुण होना यही हमारे लिए काफी नहीं है, तो गुण के साथ साथ हमारे में अच्छे संस्कार भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रस्तुत पाठ में एक कहानी बताई गई थी कि किस तरह कुछ औरतें जो है कुएं पे पानी भरने के लिए गई थी। वहां पे जाने के बाद, वहां पे औरतें पानी भरने के बाद वही कुएं की जो पक्की जगह थी, यहाँ बैठने की जगह होती है, वहां पे औरतें बैठकर आपस में बातचीत कर रही थी। साथ ही साथ जैसे बातचीत कर रही थी, वो औरतें अपने अपने बेटे के बारे में बोलना शुरू कर देती है। उसमें से एक जो अधिक उम्र की जो महिला होती है, वो अपने बेटे के बारे में कहती रहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसके मतलब वो बहुत अच्छा गाना गाता है, उसके जैसा कोई नहीं। वो ऐसा गाना गाता है कि जब वो गाना गाता है तो कोयल मैना भी उसका गाना सुनकर चुप हो जाती है। तभी दूसरी औरत भी शुरू हो जाती है, वो भी अपने बेटे की तारीफ करना शुरू कर देती है। दूसरी औरत क्या कहती है? वो कहती कि मेरा बेटा तो बहुत बहादुर और बहुत शक्तिशाली है। मेरा बेटा किसके बराबर है? मेरा बेटा तो भीम के बराबर है। भीम यानी कौन था? तो भीम कौन थे? तो जो 5 पांडव थे उसमें से एक उनका भाई था। उसमें इतनी ताकत थी कि 100 हाथियों जितनी उसमें ताकत थी। तो वो अपने बेटे को भीम के बराबर मानती थी कि वो बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तब तीसरी औरत भी शुरू हो जाती है, वो भी अपनी बेटी की तारीफ करना शुरू हो जाती है। वो तो अपने बेटे को क्या कहती है कि वो तो साक्षात ब्रह्मा का अवतार है, वो जो भी पढ़ाई करता है उसको सब कुछ याद रह जाता है। तभी चौथी औरत कुछ नहीं कहती। तभी बीच में से कोई औरत उसे कहती कि बेटा, चौथी औरत को कहती है कि तुम अपने बेटे के बारे में कोई भी बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों कुछ ऐसे कुछ अच्छे गुण होंगे उसके भी, आप क्यों नहीं बता रही हो? तो वो कहती कि नहीं, वो कहती कि ना ही मेरा बेटा आपके बेटे जैसा बहुत अच्छा गाता है, ना ही आपके बेटे जैसा मेरा बेटा बहुत ही शक्तिशाली है, और ना ही आपके जैसा मेरा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है। इस पर चौथी स्त्री उन पहले तीनों स्त्री को बता देती है। तभी वो लोग आपस में बातचीत करते हैं और साथ ही साथ जब पूरे बातचीत हो जाती है वो अपने घर की ओर निकल आते हैं। तभी जब आते हैं तभी जो पहली स्त्री का जो बेटा था, क्या था वो बहुत ही अच्छा गाना गाता था। तो वही वो गाना गाते गाते आ रहा था। तभी उन औरतों को एक आवाज सुनाई देती कि कोई बहुत अच्छा गा रहा है। तभी वो पहली वाली स्त्री क्या कहती है कि ये मेरा लाल है, कि यही जो गाना गा रहा है ये मेरा लाल है, ये मेरा हीरा है। तो जो पहली वाली स्त्री थी अपनी बेटी की तारीफ कर रही थी। तभी वो उसके सामने से ही गुजर जाता है, लेकिन अपनी माँ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसकी माँ क्या कर रही थी? तो उसकी माँ पानी का घड़ा भरकर लेकर आ रही थी, लेकिन उसका बेटे का ध्यान उसके माँ पर बिल्कुल भी नहीं गया। तभी फिर वो वहां से चला जाता है। तभी दूसरी स्त्री का बेटा जो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही ताकतवर था, वो भी वहां से गुजरता है। तभी उसकी माँ कहती कि देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है। वो भी अपने माँ को अनदेखा करके वहां से चला जाता है। वो भी अपनी माँ की कोई मदद नहीं करता। वो जो माँ थी बहुत ज्यादा अपने बेटों के गुण पे बहुत ज्यादा गर्व कर रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी। तभी तीसरी स्त्री का भी बेटा वहां से संस्कृत के जो श्लोक होते हैं वो पढ़ते पढ़ते वहां से जा रहा था, लेकिन वो भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो भी वहां से चला जाता है। और सभी माएँ अपने अपने बेटों को देख के, उनके गुण को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तभी जो चौथी स्त्री थी जिसने अपने बेटे की कुछ भी तारीफ नहीं की थी, तभी उस चौथी स्त्री का बेटा वहां से गुजर रहा था। तभी चौथी स्त्री जो थी वो अपने बेटे को ऐसा हाथ करके बता रही थी, ये देखो मेरा लाडला। क्या कहती है वो? ये देखो मेरा लाडला। अभी उसने कुछ उसकी प्रशंसा ही नहीं की थी, तभी उसका बेटा उसके माँ के पास आ जाता है। माँ ये ला दो, ये घड़ा मैं घर पहुंचा दूंगा। चौथी स्त्री का बेटा अपने माँ को क्या कहता है? अपनी माँ जो पानी का घड़ा लेकर जा रही है वो उसे देखते हुए कहता है कि माँ मेरा इतना वजन लेके जा रही है। तो वो अपनी माँ को कहता है कि माँ ये घड़ा मुझे दे दो, ये घड़ा मैं अपने घर तक पहुंचा दूंगा। उसकी माँ बहुत मना करती है कि नहीं बेटा नहीं लेकर जाऊंगी, लेकिन वो भी अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनता और वहां से वो घड़ा लेकर अपने घर चला जाता है।
वहां पे तो कुल 5 स्त्री थी, ये 4 स्त्री जो थी आपस में बातें कर रही थी, लेकिन एक बूढ़ी स्त्री थी उन चारों के पीछे चल रही थी। तभी जब उनका जो चौथी स्त्री का जो बेटा था, जब वो घड़ा वहां से लेकर जा रहा था, तो जो जो इन चारों के पीछे जो एक स्त्री चल रही थी, वो कहती है, जब जो चौथी स्त्री का जो बेटा जो घड़ा लेकर जा रहा था, जो अन्य 3 स्त्री थी, जो पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों स्त्रियां उसके बेटे को, उसके माँ को देखते ही रह गए कि इसने तो अपने बेटे की कुछ भी तारीफ नहीं की, और हमने हमारे बेटों की इतनी तारीफ की और उन्हें हम पे ध्यान भी नहीं दिया। और ये जो चौथी स्त्री का बेटा था, जैसे ही माँ को उसको पता चला कि माँ इतना वजन लेकर जा रही है, जैसे ही पता चला तो उसने अपनी माँ की मदद कर दी। जो पहले 3 वाले स्त्री थे वो उसको ही देखते रह गए। तभी जो इन चारों के पीछे जो स्त्री चल रही थी, वो उनको कहती है, क्या देख रहे हो, यही है सच्चा सपूत। क्या कहती है उनको कि तुम क्या देख रहे हो, यही सच्चा सपूत है। तो इंसान में सिर्फ केवल अच्छे गुण होना जरूरी नहीं, गुण के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार भी होना जरूरी है। हमारे में सहयोग की भावना, परोपकारी की भावना होना भी जरूरी है। तो प्रस्तुत पाठ से हमें यही सीख मिली थी कि गुण के साथ साथ अच्छे संस्कार भी होना जरूरी है। साथ ही साथ इस पाठ के हमें कठिन शब्द देखने हैं। पहला कठिन शब्द है जगत। जगत यानी मुंडेर, बैठने की जगह। आपके पाठ क्रमांक 53 पे लिखा है जगत। जगत यानी बैठने की जगह। जो घड़े लेकर गांव की स्त्री कहां पर बैठी थी, जगत पर बैठ गई। जगत पर यानी जो वहां पे वो कुआं था, वहां पे सीमेंट की एक पक्की जगह बनाई गई थी, वहां पे बैठने की जगह को क्या कहते हैं, जगत। जैसे आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दिया है। दूसरा है प्रशंसा। प्रशंसा यानी तारीफ करना। प्रशंसा करना यानी तारीफ करना, उसकी गुणों की तारीफ करना या किसी अच्छी बातों की तारीफ करना। शक्तिशाली, ताकतवर। तो कौन शक्तिशाली था, कौन सी स्त्री का बेटा बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, बिल्कुल सही, जो दूसरी स्त्री थी उसका बेटा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर था। चौथा है पछाड़ना। पछाड़ना यानी हराना या गिराना। जैसे दूसरी स्त्री का बेटा बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया करता था, यानी उनको हरा दिया करता था। पांचवा है बृहस्पति। बृहस्पति यानी ब्रह्मा का अवतार। छठा है सरस्वती। सरस्वती यानी विद्या और वाणी की देवी। सरस्वती विद्या और वाणी की देवी। अगला है टोकना। टोकना यानी बीच में रोकना। श्लोक। श्लोक यानी संस्कृत का कोई दोहा। उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति स्वभाव। सपूत यानी सुपुत्र। सपूत यानी सुपुत्र, अच्छा बेटा। तो प्रश्न भी देखे थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इसको पुनः एक बार दोहराते। सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। कल हमने देखा था, बस एक बार इसको पुनः एक बार दोहराते हैं। चारों औरतें कहां जा रही थी। चारों औरतें कहां जा रही थी, कुएं पर, मंदिर में, नदी पर। तो कहां जा रही थी, कुएं पर। क्यों जा रही थी कुएं पर, पानी भरने के लिए जा रही थी। दूसरा है कौन सी औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा नहीं की। प्रशंसा यानी तारीफ। कौन सी औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा नहीं की, पहली, तीसरी, चौथी। बिल्कुल सही, चौथी औरत ने अपने बेटे की कुछ भी प्रशंसा नहीं की थी। उसने ये कहा था कि ना ही मेरा बेटा आपके जैसा अच्छा गाता है, ना ही मेरा बेटा आपके जैसा शक्तिशाली है, और ना ही मेरा बेटा आपके जैसा बुद्धिमान है, ऐसा उसने कहा था। कौन सी औरत के बेटे का कंठ मधुर था। कंठ मधुर यानी उसका गला बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से गाता था। पहली औरत, दूसरी औरत या तीसरी औरत। बिल्कुल सही, पहली औरत के बेटे का कंठ बहुत ज्यादा मधुर था। चौथा है तीसरी औरत के बेटे में क्या गुण था। जो 4 स्त्री थी वहां पे तीसरी औरत के बेटे में क्या गुण था, मधुर कंठ वाला, शक्तिशाली या विद्वान। जो पहली औरत का था वो बहुत अच्छा गाता था, वो मधुर कंठ वाला था। दूसरी का जो था वो शक्तिशाली था। जो तीसरी औरत थी उसका बेटा कैसा था, विद्वान था, बुद्धिमान था, उसको जो भी पढ़ाया जाता था वो बहुत याद उसको रहता था। तो ये हमने देखा था। तो ये आज इसके आगे का भाग देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा।
निम्नलिखित वाक्य किसने किससे, यहाँ पे प्रस्तुत वाक्य दिए गए, वो वाक्य किसने किससे कहा। प्रस्तुत पाठ में 4 औरतों की बातचीत बताई गई है, पहली स्त्री, दूसरी स्त्री, तीसरी और चौथी, और साथ अंत में उसके बेटे की, जो तो चौथी स्त्री था उसके बेटे के वाक्य आए गए। तो यह वाक्य जो है किसने किससे कहा, यह हमें बताना है। पहला है, अरे मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। देखिए फिर से एक बार इस वाक्य को दोहराती हूं, अरे मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। प्रस्तुत वाक्य किसने किससे कहा है। आप अपने टेक्स्ट बुक में, आपकी किताब में ढूंढकर भी इसको बता सकते हो। तो प्रस्तुत वाक्य देखिए, दूसरी स्त्री ने पहली स्त्री से कहा था। किसने कहा था? दूसरी स्त्री ने पहली स्त्री से कहा था। तो किसने कहा? दूसरी स्त्री ने जो पहली स्त्री थी उससे कहा था। पहली स्त्री से कहा, बस इतना ही कि दूसरी स्त्री ने पहली स्त्री से कहा, अरे मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो दूसरी स्त्री का बेटा था वो बहुत ही शक्तिशाली था, तो वो पहली वाली स्त्री ने जब तारीफ की तब दूसरी वाली स्त्री ने भी शुरू कर दिया, और वो पहली वाली स्त्री को कहती कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरा है, क्यों बहन तुम चुप क्यों हो। पुनः एक बार इस वाक्य को दोहराती हूँ, क्यों बहन तुम चुप क्यों हो। ये वाक्य किसने किससे कहा था? तो पहली वाली स्त्री ने चौथी स्त्री से कहा था। जब पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली स्त्री ने अपने अपने बेटों की प्रशंसा की, तब चौथी वाली स्त्री खामोश थी। तब पहली वाली स्त्री जो है चौथी वाली स्त्री को कहती है कि तुम क्यों चुप हो, तुम क्यों अपने बेटे की प्रशंसा नहीं कर रही। तो ये वाक्य किसने किससे कहा था? पहली स्त्री ने चौथी स्त्री से कहा था। चौथी स्त्री से। ये हो गया। तो चलिए तीसरा वाक्य देखते हैं। मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। देखिए फिर से एक बार वाक्य दोहराती हूं, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। तो किसका बेटा बृहस्पति का अवतार था? किसका बेटा बहुत ज्यादा बुद्धिमान एवं विद्वान था? तो तीसरी स्त्री का बेटा था। तो यह वाक्य किसने कहा है? तीसरी स्त्री ने कहा है। लेकिन किससे कहा है? वहां पे तो बाकी स्त्री थी, सबसे उसने कहा है। तो क्या आएगा इसका? तीसरी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहा था। तीसरी स्त्री ने सभी से कहा था, तो अन्य स्त्रियों से कहा था। अन्य स्त्रियों से कहा था। मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। यह वाक्य तीसरी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहा था। तो चौथा देखिए, मां लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दूं। मां लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दो। अब यह वाक्य किसने किससे कहा है? तो चौथी स्त्री के बेटे ने अपने मां से कहा है। किसने कहा है? चौथी स्त्री के बेटे ने किससे कहा? अपनी मां से कहा। अपनी मां से कहा, लाओ मैं आपका जो घड़ा है घर पहुंचा दूं। यह वाक्य चौथी स्त्री के बेटे ने अपने मां से कहा। उसका कंठ बहुत मधुर है। देखिए, उसका कंठ बहुत मधुर है, यानी वो बहुत अच्छा गाता है, उसका गला बहुत अच्छा है। तो यह वाक्य किसने किससे कहा? किसके, कौन सी स्त्री का बेटा बहुत अच्छा गाता था? किसका बहुत अच्छा कंठ था? तो पहली स्त्री का। तो ये वाक्य किसने कहा? पहली स्त्री ने कहा। किससे कहा है? अन्य स्त्रियों से या सभी से भी हम लिख सकते हैं। उसका कंठ बहुत मधुर है, यह पहली स्त्री ने कहा था। पहली स्त्री ने। अन्य
कितने स्त्रियों से कहा था या सभी से कहा था, ये भी लिख सकते हैं, सभी से, सभी से। उसका कंठ बहुत मधुर है। यह वाक्य पहली स्त्री ने सभी से कहा था। तो यह आपको आपकी जो किताब है उसमें पेंसिल से लिखना है। तो चलिए इसका आगे का भाग देखते हैं। अभी पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका सही जवाब आपको किताब में से भी ढूंढना है। देखिए पहला है, औरतें कुएं की पक्की डैश पर बैठ गई। जो औरतें पानी भरने के लिए गई थी वो पानी भरने के बाद कहां बैठ गई थी बातें करने के लिए? तो औरतें कुएं की पक्की जगत पर बैठ गई। जगत यानी जगह, जो बैठने के लिए जगह होती है, जगत पर बैठ गई। औरतें कुएं की पक्की जगत पर बैठ गई। दूसरा है, वह आधुनिक युग का डैश है। तो कौन था आधुनिक युग का? भीम। तो वह आधुनिक युग का भीम है। जो दूसरी औरत है वो अपने बेटे को कहती है कि वह आधुनिक युग का भीम है। अपने बेटे को भीम के बराबर मानती थी। तीसरा है, वह देखने में बहुत डैश और डैश लग रहा था। कौन बहुत देखने में बहुत ये लग रहा था? वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। कौन, किसका बेटा था ये? बिल्कुल सही, जो चौथी औरत का जो बेटा था ये वह था। वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा। प्रकृति यानी स्वभाव, तो सरल प्रकृति का लग रहा था। सीधा साधा और सरल प्रकृति। वो देखने में सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। यहाँ पे प्रकृति मतलब उसका स्वभाव, वो बहुत ही सरल स्वभाव का था। सरल यानी सीधा, सीधा साधा और सरल मतलब उसमें बहुत इतने अच्छे गुण तो नहीं, लेकिन वो देखने में कैसा था? सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। कौन था ये? चौथी स्त्री का बेटा। देखती क्या हो यही है डैश, देखती क्या हो यही डैश है। यह वाक्य किसने कहा था, याद है आपको? तो ये पाठ के अंत में जो पांचवी स्त्री थी इसने अन्य स्त्री को कहा था। क्या कहा था? देखती क्या हो यही है सच्चा सपूत। क्योंकि इसमें गुण के साथ साथ इसमें बहुत अच्छे संस्कार भी थे। तो केवल गुण होना काफी नहीं है, हमारे में गुण के साथ साथ संस्कार भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखती क्या हो यही सच्चा सपूत है। उसके कंठ में डैश का वास है। उसके कंठ में डैश का वास है। तो किसका बताया गया था? तो उसके कंठ में सरस्वती का वास है। सरस्वती यानी विद्या की देवी। तो उसके कंठ में सरस्वती का वास है। ये पुनः एक बार इस वाक्य को दोहराती हूं। औरतें कुएं की पक्की जगत पर बैठ गई। वह आधुनिक युग का भीम है। वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। देखती क्या हो यही सच्चा सपूत है। उसके कंठ में सरस्वती का वास है। ये होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, चारों औरतें कहां बैठकर बातें कर रही थी? जो कुएं पे पानी भरने के लिए गई थी तो चार औरतें थी जो पानी भरने के बाद बातें करते बैठ गई। तो कहां बैठ गई वो? बिल्कुल सही, तो चारों औरतें कुएं की
पक्की जगह पर बैठकर बातें कर रही थी। जो कुएं के आसपास, जैसे प्रस्तुत पाठ के जो चित्र में आपको दिखाई दिया है कि वह औरतें कहाँ बैठी है, तो उस जगह को कहते हैं पक्की जगह। अब सीमेंट का कुछ कट्टा बनाया गया है तो वहां पे वो औरतें बैठी है, तो उसे क्या कहा गया? पक्की जगह पर बैठकर बातें कर रही थी। कौन बातें कर रही थी? तो चारों औरतें कुएं के पक्की जगह पर बैठकर बातें कर रही थी। किसके बारे में बातें कर रही थी? तो चारों औरतें जो अपने अपने बेटों के बारे में बातें कर रही थी। अगला प्रश्न है, चौथी औरत का बेटा कैसा लग रहा था? चौथी औरत का बेटा कैसा लग रहा था? कैसा था वो दिखने में? तो उसका जवाब है, चौथी औरत का बेटा सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। पुनः एक बार इस जवाब को दोहराती हूं। चौथी औरत का बेटा सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, अपने बेटे के लिए आधुनिक युग का भीम शब्द किसने प्रयोग किया? अपने बेटे के लिए आधुनिक युग का भीम शब्द किसने प्रयोग किया? किस स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम कहा था? तो आधुनिक युग का भीम शब्द का प्रयोग दूसरी औरत ने किया था। कौन सी औरत ने अपने बेटे के बारे में इस शब्द का प्रयोग किया था? जो दूसरी स्त्री थी, जो दूसरी औरत थी, उसने अपने बेटे के लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया था। वो अपने बेटे को आधुनिक, यानी जो अभी युग चल रहा है, तो युग का भीम उसे मानती थी। क्यों मानती थी? क्योंकि वो बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ दिया करता था, वो बहुत ही ताकतवर था। चौथा प्रश्न है, साक्षात बृहस्पति का अवतार किसने अपने बेटे को बताया? साक्षात बृहस्पति का अवतार किसने अपने बेटे को बताया? कौन अपने बेटे को साक्षात बृहस्पति का अवतार मानती थी? बिल्कुल सही, तीसरी औरत ने। तो साक्षात बृहस्पति का अवतार तीसरी औरत ने अपने बेटे के लिए बताया। उसका बेटा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, बहुत ही ज्यादा विद्वान था, जो कुछ भी वो पढ़ता था होता उसे सब कुछ याद रह जाता था, तो इसलिए वो अपने बेटे को साक्षात बृहस्पति का अवतार मानती थी। कौन सी औरत? तीसरी औरत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र वाली औरत ने बेटे के संबंध में क्या कहा? सबसे अधिक उम्र वाली औरत ने बेटे के संबंध में क्या कहा? जो वहां पे जो औरतें थी, चार औरतें, तो सब में पहले जो सबसे अधिक उम्र वाली औरत थी उसने अपने बेटे के बारे में कहना शुरू कर दिया। तो जो वो वाली कौन सी वाली स्त्री थी? पहली वाली स्त्री थी। तो पहली वाली स्त्री ने अपने बेटे के संबंध में क्या बताया था? क्या खासियत, क्या प्रशंसा उसने अपने बेटे के बारे में की थी? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। सबसे अधिक उम्र की औरत ने अपने बेटे के बारे में बताया कि उसका बेटा लाखों में एक है। उसका बेटा कितनों में एक है? लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, यानी उसका जो आवाज है बहुत ही ज्यादा मधुर है। उसका गाना सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंत्रमुग्ध होना यानी लीन हो जाओ, उसमें खो जाना। वो ऐसा गाना गाता है कि लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता, वो उसके गानों में खो जाते हैं। तो अपने बेटे की इस तरह से प्रशंसा कर दी कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, वो इतना अच्छा गाना गाता है कि लोग उसके गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जो कोयल मैना भी है वो चुप हो जाती है। इस प्रकार सबसे अधिक उम्र वाली औरत ने अपने बेटे के संबंध में कहा था। दूसरा प्रश्न है, दूसरी औरत ने पहली औरत को अपने बेटे के क्या गुण बताए? जब पहली औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा शुरू कर दी, तब दूसरी औरत ने भी अपने बेटे की प्रशंसा शुरू कर दी। तब दूसरी औरत ने पहली औरत से क्या गुण अपने बेटे के बारे में बताए? तो क्या था उसके गुण? जो दूसरी औरत थी उसके बेटे में क्या खासियत थी? जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहादुर था, और साथ ही साथ उसकी माँ उसको आधुनिक युग का भीम भी मानती थी। दूसरी औरत ने अपनी बेटी की यह खासियत बताई कि वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है।
वह आधुनिक युग का भीम है। देखिए इस जवाब को मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ। दूसरी औरत ने अपने बेटे की यह खासियत यानी उसकी विशेषता बताई कि वह बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बहादुर है, वो किसी से नहीं डरता। वो जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं, हट्टे कट्टे जो पहलवान होते हैं, उनको पछाड़ देता है यानी हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह गुण दूसरी औरत ने पहली औरत को बताए थे। किसके बारे में बताए थे? अपने बेटे के बारे में बताया था। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरी औरत ने अपने बेटे में कौन सी विशेषता बताई? जो तीसरी औरत थी उसने अपने बेटे के कौन से गुण बताए उसने? तो उसका बेटा बहुत ही ज्यादा विद्वान था और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। जो भी वो पढ़ता है उसको बहुत याद रहता था, बहुत दिनों तक उसको वो बात याद रहती थी। जो भी कुछ पढ़ता था उसके बहुत ज्यादा स्मरण करता था उसका वो। तो देखिए इसका जवाब देखिए। तीसरी औरत ने अपने बेटे की विशेषता बताई कि वह साक्षात बृहस्पति का अवतार है। पढ़ा हुआ सब उसे याद हो जाता है, जैसे उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। देखिए पुनः एक बार इस जवाब को दोहराती हूँ। तीसरी औरत ने अपने बेटे की विशेषता बताई कि वह साक्षात बृहस्पति का अवतार है। पढ़ा हुआ सब उसे याद हो जाता है, जैसे उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। जो तीसरी औरत थी वही अपने बेटे के बारे में बताती है कि वो जो कुछ पढ़ता है वो भूलता नहीं है, उसको बहुत कुछ जाता है, दिनों तक याद रह जाता है, जैसे उसके मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। वास यानी निवास हो। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथी औरत ने अपने बेटे के गुण किस प्रकार व्यक्त किए? चौथी औरत ने अपने बेटे के गुण किस प्रकार, आपने देखा था इस पाठ में चौथी औरत ने कुछ बताया था कि अपने बेटे के बारे में? बिल्कुल नहीं, उसने अपने बेटे की कुछ भी प्रशंसा नहीं की थी, लेकिन साथ ही साथ उसने अपने औरतों को कुछ कहा था। उसने औरतों को कुछ कहा था। जब पहली औरत ने जब चौथी स्त्री को कहा था कि तुम क्यों चुप हो, तुम क्यों अपने बेटों के बारे में बता नहीं रही हो, तब उसने एक वाक्य उन स्त्रियों से कहा था, उन अन्य स्त्रियों से कहा था। क्या कहा था? चौथी औरत ने अपने बेटे के बारे में कहा कि उसे अपने बेटे की प्रशंसा में कुछ नहीं कहना है, उसे अपने बेटे की कुछ भी तारीफ नहीं करनी है। साथ ही साथ वो अन्य स्त्रियों को कहती है, क्योंकि वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। देखिए पुनः एक बार इस जवाब को दोहराती हूँ। चौथी औरत अपने बेटे के बारे में कहती है कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा कुछ नहीं करना चाहती या कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि वह न तो गंधर्व सा गायक है, ना वो कोई अच्छा सा गाता है, न भीम सा बलवान है, ना ही कोई वो ताकतवर है, ना ही वो शक्तिशाली है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान या विद्वान वो है। तो इस प्रकार की तारीफ उसने अपने बेटे के बारे में की थी। और जब वैसे ही चारों औरतें बातें करते करते वहां से चली जाती है, लेकिन तभी उसका कौन आ जाता है? चौथी औरत का बेटा आकर अपनी माँ की मदद करता है। यह हमने इस पाठ में देखा था। तो इस पाठ के हमने आज कुछ प्रश्न, जैसे आज हमने इस पाठ को कल के तासिका में हमने इस पाठ को पढ़ा था, तो आज के पाठ में इस पाठ के हमने कठिन शब्द, सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए, किसने कौन सा वाक्य किसने किससे कहा, एक वाक्य में उत्तर और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखे थे। प्रस्तुत पाठ में हमें यही सीख मिली थी कि व्यक्ति में गुण तो होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति में गुण है, लेकिन गुण के साथ साथ अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, बड़ों की बात को मानना चाहिए। जो भी हमारे में गुण है उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। जो यह सीख हमें दिए का अभिमान इस कविता से मिली थी। हमें परोपकारी रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही सीख हमें इस पाठ से मिली है। तो आप जो ये स्त्री है, इनमें से सबके बच्चे तो है, सब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन आप इन स्त्रियों में से किस स्त्री के बेटे जैसा बनना चाहते हो? पहली वाली स्त्री, दूसरी वाली स्त्री, तीसरी या चौथी? अच्छा, तो देखिए इस पाठ से हमें यही बताया गया था कि जैसे जिस प्रकार से उसने, जो चौथी वाली स्त्री का जो बेटा था, किस प्रकार अपनी माँ का उसका ध्यान था कि अपने
मतलब जो अपने लोग होते हैं, जो अपने जो बड़े होते हैं, उनके पास भी अपना ध्यान होना चाहिए। वो अपना हमारे लिए बहुत ज्यादा कष्ट करते हैं, जो भी मेहनत करते हमारे लिए ही करते, तो उसका हमें जानकारी रहना चाहिए। उन जो हमारे लिए श्रम करे उसको हमें, उसका महत्व हमें पता होना चाहिए, तो वो भी हमसे खुश हो जाते हैं। तो हमेशा अपने बड़ों का आदर करिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिली है। तो ये हमें सीख सिर्फ यही पढ़कर यही खत्म नहीं करनी है, इस सीख को हमें अपने जीवन में भी इस्तेमाल करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।